हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग बात करेंगे जो सेल ऑर्गेनल्स था कोशिका द्रव के अंतर्गत उसके बारे में। हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, तो हम लोग कोशिका द्रव तक पढ़ चुके थे और कोशिका द्रव में हमने बात किया था कि कुछ अंग मिलेंगे जो हम लोग क्या कहते हैं, ये कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने उसके में बारे में कहा था कि ये सेल क्या है, ऑर्गेनल्स है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिकांग के बारे में, उस कोशिकांग में जो पहला कोशिकांग है वो सूत्रकणिका है। यहाँ पे इसलिए लिखा गया कि इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, तो उसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा बड़े शब्दों में पेन से जो कि एडिटिंग किया गया है, तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा लिख रहा होगा आपको। तो यहाँ जो पहला कोशिकांग है वो है क्या, इसका जो पहला लेक्चर है कोशिका का पार्ट 1 वो रिकॉर्ड किया जा चुका है। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे इसको मत देखिएगा, आपको ठीक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका वीडियो का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो देख लीजिएगा। इससे पहले भी एक और चैप्टर रिकॉर्ड किया जाएगा, जीवन ये बायोलॉजी का परिचय, वो भी देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, वो भी देख लीजिएगा वहाँ पे जाकर। ठीक है, तो चलिए, ये कोशिका का सेकेंड पार्ट है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिकांग के बारे में, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, और उसमें जो पहला सेल ऑर्गेनल्स है उसका नाम है सूत्रकणिका। ध्यान रखना ये सब कहाँ मिलता है आपको, तो ये सब मिलेगा आपको कोशिका के अंदर में जो ऑर्गेनल्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका होगा केंद्रक, केंद्रक के आगे में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम हो जाएगा, उसका गोल्जी काय हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ। ठीक है, तो इस जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो पहला जो है सूत्रकणिका है। सूत्रकणिका का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको दो मेम्ब्रेन मिलेगा, एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, और इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बीच वाला स्ट्रक्चर, इसको क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, और इसी में कुछ इस तरीके का लाइन नुमा धागा नुमा संरचना को क्या कह लेंगे, आप डीएनए कह लेंगे। ठीक है, और ये जो है ये मैट्रिक्स है, बेसिकली जो डॉटेड लाइन देख रहा है आपको मैट्रिक्स है, और इसी में इस तरीके का धागा नुमा संरचना आपको डीएनए कहलाता है। देखो डीएनए में मिलता कहाँ का है, तो डीएनए आपको मिलेगा, डीएनए आपको मिल जाएगा आपके एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, सूत्रकणिका में जिसमें आप अभी देख रहे हैं, उसके बाद आपको मिलेगा केंद्रक में, न्यूक्लियस में, और एक मिल जाएगा आपको लवक में, लवक हरित लवक वगैरह प्लास्टिड में। ठीक है, तो वहाँ पे मिलता 3 जगहों पे आपको डीएनए देखने को मिलेगा। और डीएनए क्या है, तो एक जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, और इसी के बाद हम जो सीरीज करेंगे इसी कंटिन्यूटी में करते चलेंगे। तो उसमें एक पूरा एक चैप्टर पढ़ना था, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, और उसी न्यूक्लिक अम्ल में एक टॉपिक है डीएनए, और न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत डीएनए और आरएनए को पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस तरह का एक धागे नुमा संरचना, ये इस तरीके से धागे नुमा संरचना क्या कहलाएगा, डीएनए कहलाता है। ठीक है, अब ये क्रिस्टे हो गया, ये आपका हो गया, अंदर जो डॉटेड लाइन है वो मैट्रिक्स है, बाहर में आउटर मेम्ब्रेन हो गया, अंदर में इनर मेम्ब्रेन हो गया। ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, एक व्यक्ति हैं अल्टमैन, उन्होंने किया था। यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ था तो मैंने सही किया है इसको। तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक 1890 ईस्वी में इसकी खोज किया था, किसकी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करा गया था उनके द्वारा। ठीक है, यह केवल क्या मिलेगा, तो यूकैरियोटिक कोशिका में मिलता है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में मिलता है, देखने को मिलता है। अल्टमैन ने इसे कहा था बायोब्लास्ट कहा था, यहाँ पे बायोग्लास लिखा हुआ जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं लिखना है। बायोब्लास्ट कहा था तथा बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। बेंडा ने इसका नाम क्या दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था उन्होंने इसका। ठीक है, चलिए, ऐसे कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह का मतलब ये है कि ये कोशिका के लिए भोजन बनाता है। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते होंगे तो आप उसको कह देते होंगे, आपका जो किचन है वो क्या है, आपके घर का क्या है, ऊर्जागृह है, क्योंकि उस घर में रहने वाले लोग क्या करते होंगे, खाना खाते, वहीं से बनता होगा, खाना मिलता होगा। उसी तरीके से कोशिका का ऊर्जागृह क्या है, उसका एक अंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें खाना बनता है कोशिका के लिए, ऊर्जा निकलता है, इसके लिए उसको कोशिका का ऊर्जागृह कह देते हैं। ठीक है, इसको एक और नाम देते हैं इंग्लिश में, आप देखिएगा तो पावर हाउस ऑफ सेल कह देते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का ऊर्जागृह। अगला, कोशिकांगों में सबसे पहले इसकी खोज किया गया था, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स खोज हुए हैं, सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोशिका के अंदर के अंग, कोशिका के अंदर के अंग जिसको कहते हैं कोशिकांग, वो खोज हुए हैं। उसमें सबसे पहली बार जो खोज किया गया था उसको माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करा गया था। ठीक है, चलिए अगला है आपका, ये कोशिका द्रव हम पहले पढ़ चुके हैं, चूँकि वो गलत होने के कारण से पहला वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें समझ में आया कि उसमें हम क्या बोले हैं। यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, इसका अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। दोहरी झिल्ली युक्त का मतलब ये है कि जो हम आपको बना के दिखा, वहाँ पे बना हुआ था डायग्राम, इस तरह का स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है,
और दूसरा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा किस तरीके का, तो इस तरीके का। अब ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। और ये क्या है, तो इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली है, ठीक है। तो ये इनर मेम्ब्रेन और ये एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और इसी के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है और इसी में डीएनए भरा होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तो ये चलिए आगे देखते हैं। कोशिकीय श्वसन की क्रिया इसी में संपन्न होती है। तो कोशिका में जो श्वसन की क्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होता है, तो इसी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में 34 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे एक ग्लूकोज अणु से आपको 34 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। एटीपी क्या है, एक मापने का तरीका, किसको, ऊर्जा को। इसको क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में 34 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे ऊर्जा का निर्माण कहीं कहीं पे आपको 36 लिखा रहेगा, कहीं पे 38 लिखा रहेगा, ठीक है। और इसके पीछे कारण होता है, जब हम आपको श्वसन पढ़ाएंगे, श्वसन में आपको पढ़ाएंगे एरोबिक और अनएरोबिक ये रेस्पिरेशंस, तो उसमें बात करेंगे कि क्यों कारण अंतर क्या है इसमें, ठीक है। तो 34 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। चलिए अभी जो बताएं आपको कि एक धागेनुमा संरचना होता है तो उसको क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि इसके पास क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, खुद का अपना डीएनए आपको देखने को मिलेगा। जो आरबीसी है, आरबीसी उसमें लाल जो सूत्रकनिका है वो नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सूत्रकनिका नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ सूत्रकोशिका, इसको काटिए और यहाँ पे लिखिए सूत्रकनिका। सूत्रकनिका को यहाँ पे क्या कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको आरबीसी में लाल रक्त कोशिका, इसको कोशिका कहते नहीं है, रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। इसका सी का मतलब कार्पसल्स होता है, कनिका कहते हैं, लेकिन जनरली आपको बहुत जगहों पे ये भी मिल जाता है। लीवर में लगभग 1000 सूत्रकनिका पाई जाती है, ये जानकारी है, ठीक है। तो ये अगला है आपका राइबोसोम, राइबोसोम जो भी पढ़ना है, इस इंग्लिश में उसको राइबोसोम पढ़ लेते हैं। तो राइबोसोम, अब इसमें क्या होता है, तो ये को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन निर्माण में ये क्या होता है, सहायक होता है, जिसको क्या कह देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कह देते हैं। देखिए ये क्या है, तो ये आपका नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब अगला कोशिकांग है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है ये। इसकी खोज कौन किया था, तो जॉर्ज पैलेट ने किया था। और जब जॉर्ज पैलेट ने इसकी खोज किया, इसका नाम पर गया क्या, पैलेट कण कह देते हैं। ये क्या मिलेगा आपको, कोशिका में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा कि कोशिका है ये, और इस तरह में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है एक जगह पे, उस तरह से स्ट्रक्चर में आपको ये कोशिका में दिखाई देगा। लेकिन इसको आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या है, कोशिका ये बन गया आपका। और ये जो है बेसिकली वो mRNA होता है, क्या होता है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, एक मिनट फिर से बनाने दीजिए, आप हम कुछ अच्छे से बनाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया आपका, और दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, ठीक है, और एक ये लाइन हो गया। ये जो है वो mRNA कहलाता है, क्या कहलाता है, mRNA। आप पढ़िएगा इसको, mRNA के बारे में, जब न्यूक्लिक अम्ल पढ़ रहे हो तो उसमें मैसेंजर RNA बोलते हैं इसको। और ये क्या करेगा, ये बढ़ाने का काम करता है, डीएनए से आता है, यहाँ से बनता हुआ आएगा और यहाँ पे लेके आएगा कण, और इस पर एक मैग्नीशियम आयन लगा होता है। और ये तरीके से दो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक और दो स्ट्रक्चर जो राइबोसोम में देखने को मिलता है। इसको बिग सब यूनिट बोलते हैं, बिग यूनिट है ये, और ये स्मॉल सब बिग ये यूनिट कहलाता है। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें ये क्या है, mRNA है, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि यह प्रोटीन एवं राइबो न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। किससे बना होता है, सॉरी एक और छूट गया, इन्होंने इसे जंतु कोशिका में देखा था। किसने, जॉर्ज पैलेट ने इसको क्या देखा था, तो जंतु कोशिका में देखा था। किसको, तो राइबोसोम को देखा था, ठीक है। यह प्रोटीन एवं राइबो न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, ठीक है। किसका बना होगा, तो RNA का बना होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है, उसका बना होता है। और ये प्रोटीन एवं राइबो न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ दिखाई देगा, कौन, तो ये राइबोसोम, ठीक है। चलिए
यह कोशिका द्रव में बिखरा होता है, तो कहाँ मिलेगा? तो आपको कोशिका द्रव में मिल जाएगा, ठीक है। जब राइबोसोम गुच्छा के रूप में पाया जाता है तो उसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं। जो अब हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे थे इस तरीके से कि ये आपका गोलाकार संरचना और इस तरीके से एक जगह पे इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीराइबोसोम कहेंगे। पॉलीराइबोसोम मतलब एक से अधिक राइबोसोम है जो गुच्छा के रूप में एक जगह पे एकत्रित है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेलों में राइबोसोम 80S का होता है, ये ध्यान रखना है, इससे सवाल बनते हैं बहुत, ठीक है। तथा प्रोकैरियोटिक सेलों में ये राइबोसोम 70S का होता है, ठीक है। 80S और 70S। तो यदि आप यूकैरियोटिक जीव की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक जीव में आपको ये 60 कुछ वैसे आपको 80S बढ़ेगा, ठीक है। तो और जो प्रोकैरियोटिक जीव है उसमें आपको कैसा दिखाई देगा? तो 70S का दिखाई देता है, ठीक है, अलग अलग। अब एस क्या है? तो एक स्वेडवर्ग इकाई बोलते हैं इसको, कि ये स्वेडवर्ग इकाई है। और स्वेडवर्ग इकाई कुछ भी ना समझना, इतना समझिए कि ये एक मापने का तरीका है। स्वेडवर्ग इकाई जिससे आप मापन कर रहे हैं तो उस इकाई के आधार पे कह रहे हैं कि ये 80S इकाई का होता है और ये 70S इकाई का होता है। तो आपको यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या होगा? 80S इकाई, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है। इसे ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत बनते हैं इससे। अगला है कि यह सबसे छोटी कोशिकांग है। मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स की हम बात करेंगे आगे, अभी तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात किए हैं, फिर राइबोसोम की बात कर रहे हैं, आगे जैसे भी इससे बात करेंगे तो उसमें जो सबसे छोटा कोशिकांग होगा वो कौन होगा? तो राइबोसोम होगा। सेल ऑर्गेनल्स में सबसे छोटा राइबोसोम होगा, ठीक है। चलिए आगे है आपका, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। जहाँ पे भी संश्लेषण शब्द आएगा इसका मतलब समझ लीजिएगा कुछ निर्माण से, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हैं, निर्माण से। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है ये, ठीक है। अगला है आपका लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम या लाइसोसोम कहिए आप, ठीक है। इसकी खोज कौन किया था? तो क्रिस्टियन डी डवे ने किया था। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी डवे ने किया था। कहीं कहीं पे आपको क्रिश्चियन मिल जाएगा, यदि आप हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश में तो क्रिस्टियन ही पढ़ते हैं इसको। क्रिस्टियन डी डवे ने 1958 के आसपास में, 1958 के आसपास में इसकी खोज करी थी लाइसोसोम की। ये क्या होता है? तो सेल ऑर्गेनल्स जो भी देखेंगे आप, सेल जो देखेंगे उस सेल में इस तरह के गोलाकार संरचना में आपको एक संरचना मिल जाएगा इस तरीके का। एक सेल हो गया, सेल के अंदर में ये जो है लाइसोसोम, इस तरह का संरचना वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको? केंद्रक भी होता है, लेकिन इसी के पास में आसपास में ये संरचना मिल जाएगा आपको लाइसोसोम का। इसकी खोज क्रिस्टियन डी डवे ने की थी। यह एक झिल्ली द्वारा घिरी होती है। दोहरी झिल्ली का मतलब ये होता है कि एक झिल्ली है और इसके ऊपर से एक और झिल्ली होगा, लेकिन जहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन होगा, मतलब सिंगल झिल्ली है, आगे उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना होती है। यह इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का कार्य करता है। क्या? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मतलब अंतर कोशिकीय पाचन का काम करेगा। यदि कोई कोशिका मर गया है, कुछ हो गया है, तो उसको एक्स्ट्रा हो गया तो उसको क्या करेगा? पाचित करने का काम करता है, ठीक है। तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं, मतलब अंतर कोशिका के अंदर में पाचन का कार्य करने का ये काम करता है। कौन? तो कौन करता है? ये करता है आपका ये लाइसोसोम करता है। अंतःकोशिकीय पाचन आपको देखने को मिलेगा इसको हिंदी में आप लिख लीजिएगा, अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन, ठीक है। चलिए अगला है, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, पाचन थैली कहते हैं, या कोशिका के सफाई कर्मी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, पाचन थैली, या कोशिका के सफाई कर्मी। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि ये क्षतिग्रस्त कोशिका को मारने का काम करता है, बचाने का काम करता है, ठीक है। और ये खुद भी क्या होता है? इसकी मृत्यु जाती है। और आत्महत्या मतलब ये खुद भी आत्महत्या करेगा, ये ब्रस्ट करेगा, जैसे ये लाइसोसोम है, ये ब्रस्ट करेगा और इसके जो अंजाम निकलेंगे उस बाकी कोशिका को मारेंगे, और ये खुद भी मर रहा है उसमें, ठीक है। और पाचन थैली भी कह देते हैं, कोशिका की सफाई कर्मी भी कह देते हैं। कोशिका की सफाई कर्मी क्यों कहते हैं? स्कैवेंजर ऑफ द सेल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, कोशिका के सफाई कर्मी। या फिर वैसे व्यक्ति भी जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में काम करते हैं, क्या करते हैं? समाज को, पर्यावरण को सफाई करने का काम करते हैं। उस तरीके से ये भी क्या करता है? कोशिका के अंदर में सफाई करने का काम करता है। जो बेकार कोशिका उसको पाचित करने का काम करता है, तो इसलिए इसको पाचन थैली, कोशिका के सफाई कर्मी, ये सब नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला है आपका अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या होते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगला ये सेल ऑर्गेनल्स है। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। फोर्थ है आपका अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो यह क्या है? कोशिका द्रव में पाई जाने वाली एक संरचना है, ठीक है। और
कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली नलिका युक्त संरचना है, नलिका के समान संरचना है। यह केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली होती है। एक बारी हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको लाइन वाइज लाइन पढ़ के सुना देंगे, तो आपको भी तो समस्या नहीं होगी समझने में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। मान लीजिए एक पहले हम ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, इसमें कुछ पे आपको क्या मिलेगा कि राइबोसोम मिलेगा, सॉरी, कुछ पे आपको डॉटेड लाइन मिल जाएगा, जैसे ये डॉटेड लाइन है इस तरीके से। इसके बगल में कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है कि इस तरीके का। ठीक है, और इस पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इस पर क्या होगा, डॉटेड लाइन नहीं मिलेगा, मतलब इस पे डॉटेड लाइन है, इस पे डॉटेड लाइन नहीं है। इसी के आधार पे क्या होगा, ACR RER बनता है। ठीक है, तो ये आगे बात करेंगे हम लोग। तो मैंने ये जैसे एक बार और देख लीजिए, ये कोशिका है पूरा। ठीक है, और कोशिका में है केंद्रक, और केंद्रक से ये स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको दिखाई देगा। किससे, केंद्रक से। तो केंद्रक से क्या होगा, इस तरीके से निकलता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से। और इसी के बगल में कुछ स्मूथ वाला भी होता है। ठीक है, स्मूथ वाला क्या होता है अभी हम जब आगे बताएंगे तो आप ध्यान रखिए कि हम ये बता रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके का है कि नलिका के समान संरचना है, जो केंद्रक से लेके क्या होता है, कोशिका झिल्ली तक फैला होता है। ये हमें थोड़ा बना है, मान लीजिए कि हम इसको और बड़ा करते हैं, ये कोशिका झिल्ली हम इतना ही पे बना देते हैं, तो ये कोशिका यहाँ से केंद्रक से लेके कोशिका झिल्ली तक होता है। ध्यान रखिए कि हम ये बात कहना चाह रहे हैं, इसमें ये कोशिका झिल्ली ऐसे है ही। तो केंद्रक से लेके क्या होगा, कोशिका झिल्ली तक फैला हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो नलिका के समान संरचना होता है। इस पर आपको मिल जाएगा राइबोसोम। ठीक है, इस पर आपको राइबोसोम मिल जाता है, इस पे इसी वाले जो बगल वाला हिस्सा है इस पर नहीं मिलता है राइबोसोम। ठीक है, अभी आगे बात कर लेते हैं। आप देखिए, यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली नलिका की समान संरचना होती है। कहाँ से कहाँ तक फैला होगा, तो ये फैला होगा आपका कोशिका झिल्ली से लेके कोशिका झिल्ली, केंद्रक से लेके कोशिका झिल्ली तक फैला होगा आपका, ये केंद्रक से लेके कोशिका झिल्ली तक फैला होता है। यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, तो ये अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करेगा, मतलब कोशिका के अंदर में परिवहन के कार्यों के लिए ये जिम्मेदार होता है, जो केंद्रक से क्या करेगा, कोशिका के भागों तक लेके आएगा, कोशिका द्रव्य में लेके आएगा इस चीज़ों को। तो यह केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। आपको पता ही है कि जो केंद्रक है वो आनुवांशिक, पता नहीं भी होगा तो आगे बताएंगे हम। ठीक है, पर केंद्रक में कुछ आनुवांशिक द्रव्य, ये आनुवांशिक पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे DNA मुख्यतः केंद्रक में बनते हैं, बाकी आप तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में सुने ही हैं, बताए ही हम आपको, कुछ में मिलता है, लेकिन मुख्यतः आपको केंद्रक में मिलेगा। तो ये आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का काम करता है केंद्रक से कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अगला है कि यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन। प्रोटीन का एक फॉर्मेट समझ लीजिए कि प्रोटीन का एक प्रकार, जैसे लाइपोप्रोटीन का ये क्या होता है, बना हुआ होता है। कौन, तो ये बना होता है आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो ये देखिए, इसका नाम पढ़ने के पीछे एक और रीजन भी है। ठीक है, हम जो बता नहीं पाए अभी बता देते हैं आपको। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, रेटिकुलम का मतलब होता है जालीनुमा संरचना। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कुछ ऐसा समझिए कि इंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, या इनर कह लीजिए। प्लाज्मिक वो जो द्रव्य भरा हुआ है, जो साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट पे। और रेटिकुलम का मतलब होता है जालीनुमा संरचना। ठीक है, आप इसको नेटवर्क भी कह सकते हैं, नेटवर्क रेटिकुलम को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब आंतरिक रूप से प्लाज्मा के अंदर में एक जालीनुमा संरचना क्या कहलाएगा, आपको ER कहलाएगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाएगा। ठीक है, यह क्या होता है, दो प्रकार का होता है। तो एक होगा RER और एक होगा SER। ठीक है, एक होगा क्या RER, और RER का यहाँ पे फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होगा आपका SER, और इसका फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ACR। दोनों में अंतर क्या है, तो याद करिए, हम आपको जब बना के दिखाए थे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका, ठीक है, इस तरीके का, जिस पे राइबोसोम है, और जो स्मूथ वाला था बगल में। अब इस पे क्या था, राइबोसोम था, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, इसको कह देंगे कि ये क्या है, रफ है। रफ मतलब खुरदरा है, क्योंकि इस पर कुछ ऊपर से उपस्थित है और इस पर कुछ भी उपस्थित नहीं है इधर वाले पे, तो इसको कह देंगे कि ये स्मूथ है। क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, मतलब चिकनी है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको हिंदी लिखना है इसको लिख सकते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, खुरदरी
अंतःप्रद्रवी जालिका, और ये हो जाएगा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, तो ये दो नाम अलग अलग। और अंतर क्या है, तो एक पे राइबोसोम मिलेगा तो उसको बोल देंगे कि खुरदरी है, और एक पे नहीं मिलेगा तो उसको बोल देंगे कि वो चिकनी है। ठीक है, चलिए इसका अंतर हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या अंतर हो सकता है इसका। ठीक है, चलिए, तो एक है आपका, यह राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। किसके कारण से, तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण से क्या होगा, खुरदरी होगा। ये स्मूथ वाला क्या होगा, इसमें राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है, इस कारण से ये चिकना दिखाई देता है आपका। ठीक है, चलिए अगला, यह प्रोटीन बनाने में सहायक होता है कौन, जो आपका राइबोसोम होगा, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, आपको पता है। ठीक है, तो इसलिए वो प्रोटीन बनाने में सहायक होगा। कौन सा, जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो होगा जिसपे वो रहता है। और ये क्या करता है, लिपिड बनाने में सहायक होता है। लिपिड के बारे में कुछ भी ना समझ में आता है, यानी कि वसा। ठीक है, ये वसा बनाने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय एक अगला सेल ऑर्गेनेल्स है, और गोल्जी कॉय कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ध्यान रखिएगा, एक सेल के अंदर में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके की संरचना में। ठीक है, इस तरीके से संरचना में स्ट्रक्चर होता है। इसी में आपको ऊपर में दो स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा गोल्जी कॉय में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कह देते हैं, ये है आपका गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी हिंदी में गोल्जी बॉडी कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं, और हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सॉरी। चलिए अगला देखते हैं, इसमें पॉइंट क्या है, तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। तो एक व्यक्ति, उनका नाम है कैमिलो गोल्जी। ठीक है, और इन्होंने इसकी खोज करी थी, और इसका कार्य क्या है, तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पृथक्करण करना, संवेष्टन करना और परिवहन करना। भारी भारी शब्दों का मतलब ये है कि आपके शरीर में अलग अलग प्रोटीन, जो मतलब मुख्यतः जो पोषक तत्व है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, मुख्य पोषक तत्व ही है। बाकी आप मिनरल्स वगैरह की बात कर सकते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी बात करिए। अब इन लोगों का क्या करेगा, जब भी आपके शरीर में कुछ भी जाएगा, कोशिका के अंदर जाएगा, तो क्या करेगा, पृथक्करण करेगा, अलग करेगा, फिर उसका पैकेजिंग करेगा। संवेष्टन का मतलब होता है पैकेजिंग, आपको कुछ भी ना समझ में आता, इंग्लिश ज़्यादा बेहतर शब्द होगा इसके लिए, पैकेजिंग। और फिर उसका करेगा ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन करता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये हो गया। यह लाल रुधिर कणिका नील हरित शैवाल एवं जीवाणु में नहीं पाया जाता है। आपको ग्रीन जो नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें हो, उसमें नहीं होगा, आरबीसी में नहीं होता है, फिर बैक्टीरिया में आपको ये देखने को नहीं मिलता है। ध्यान रखिए, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी थी। कार्य होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पृथक्करण करना, उसका पैकेजिंग करना, उसका परिवहन करना। ठीक है, ये काम होता है इसका। इसको ट्रैफिक पुलिस भी कह देते हैं। ठीक है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैसा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है आपका वो राजधानी है, वैक्यूल से अगला सेल ऑर्गेनल्स, वैक्यूल। अगला जो है आपका क्या है, वैक्यूल है। तो जब भी आप कोशिका बनाएंगे, कोशिका देखेंगे, तो कोशिका के आंतरिक भागों में, एक मिनट प्लीज़, कोशिका के आंतरिक भागों में आपको ये देखने को मिल जाएगा, कोशिका है, और कोशिका के आंतरिक भागों में इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, तो यह जल खनिज का भंडारण करता है, यह जल खनिज इत्यादि का भंडारण करेगा। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरा होता है। क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना, अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरा होता है, झिल्ली से घिरा होता है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है वो क्या कहलाएगा, टोनोप्लास्ट कहलाएगा। ठीक है, उससे घिरा होता है, और ये एकल झिल्ली संरचना है, मतलब आपको सिंगल मेम्ब्रेन मिलेगा। ये जो वैक्यूल्स है तो इसमें आपको बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, सिंगल मेम्ब्रेन मिलता है। यह जंतु कोशिका में छोटी व पादप कोशिका में बड़ा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जंतु कोशिका में छोटी होने के पीछे जरूरत पड़ेगा तो पानी पी लेगा, उतना ही स्टोर करने की क्या ही ज़रूरत है। पर पादप कोशिका को भोजन बनाना है, ये सब करना है, तो उसको स्टोर करना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप तर्क लगा सकते हैं कि राजधानी में क्यों जंतु कोशिका में छोटा और पादप कोशिका में बड़ा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होगा आपके शरीर में, उसको बाहर निकालने का काम करेगा। तो इसी के साथ जो भी सेल ऑर्गेनल्स की बात हम लोग कर रहे थे, वो सेल ऑर्गेनल्स खत्म हो गया जो आपको पढ़ना था। ऐसे एक दो को और है, तारक वगैरह है, तो उसकी हम बात कर लेंगे आगे। ठीक है, और लवक वगैरह है तो उसकी भी बात करेंगे। लवक अलग से आपको प्लांट वाले मिल जाता है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, केंद्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, केंद्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए केंद्रक में क्या है, तो इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया था। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी नहीं होगा भाई, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल गलत है यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, ये बहुत गलत है। इसको हम PDF में सुधार देंगे, आपको कैरियोलॉजी कहते हैं इसके अध्ययन को, कैरियोलॉजी।
ठीक है। तो केंद्रक के अध्ययन को क्या कहेंगे? कैरियोलॉजी कहेंगे। यह कोशिका द्रव के बीच में बड़ी एवं गोल संरचना पाई जाती है, मतलब ये कोशिका हो गया, कोशिका द्रव हो गया बीच में, और इसके बीच में ये कोशिका द्रव के बीच में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है? केंद्रक है। ठीक है। अब ये बना कैसे होता है? तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका हम बना के दिखाते हैं, ऐसे यहाँ पे बना हुआ है। तो ये एक स्ट्रक्चर आपका ऐसे फॉर्म हो रहा है। एक बार देख लीजिएगा कि ये बहुत कठिन होता है, ये बनाना थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिक्कत करेगा, ध्यान से देखिएगा एक बारी। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है एक। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, केंद्रिका छिद्र। न्यूक्लियर पोर कह देते हैं, केंद्रिका छिद्र कह देते हैं। ये जो अलग अलग जगह पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चारों जगह पे जो है सो ये जो है ये क्या कहलाता है? तो इसके अंदर में आपको क्या मिल जाएगा? तो इसके अंदर मिल जाएगा केंद्रक द्रव्य। आप इसको केंद्रक द्रव्य से भर दीजिए, इस तरीके से केंद्रक का द्रव्य मिल जाएगा अंदर में। और इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर में मिल जाएगा आपको एक क्रोमैटिन की जालिका, जिसको आप क्या कहेंगे? डीएनए कहेंगे। ठीक है, क्रोमैटिन नेटवर्क मिल जाएगा जो डीएनए कहलाएगा। और इसके अंदर में क्या है? तो इसके अंदर में केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है। तो क्रोमैटिन जालिका हो गया। आप इसका नामकरण भी कर सकते हैं क्रोमैटिन, CRO, एक मिनट प्लीज, CHROMATIN, क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, क्रोमैटिन नेटवर्क ये हो गया। उसके अंदर में केंद्रक द्रव्य हो गया, जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कह लीजिएगा। ठीक है, केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसी के बारे में यहाँ पे केंद्रक, ये केंद्रिका है, यहाँ पे केंद्रिका होना चाहिए। ठीक है, केंद्रिका, केंद्रिक छिद्र हो गया, केंद्रक कला हो गया। केंद्रक कला का मतलब जो बाहरी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, केंद्रक का जो सेल है, सॉरी यहाँ पे मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली है, उसको क्या कहेंगे? केंद्रक कला कह देते हैं। सेल नहीं, केंद्रक मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है उसको केंद्रक कला भी कह देते हैं। आगे आप देखेंगे इसके बारे में, वहाँ लिखा होगा बातें। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको केंद्रक में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी खोज कौन किया था? तो इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसको ध्यान रखना है, कैरियोलॉजी कहते हैं इसके अध्ययन को। क्या? कैरियोलॉजी कहते हैं किसके अध्ययन को? तो केंद्रक के अध्ययन को। यह कोशिका के द्रव के बीच में बड़ी एवं गोल संरचना पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला है कि इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सो कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर का मस्तिष्क में, ये मस्तिष्क हमारा ब्रेन हो गया, उस तरह से कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? तो मस्तिष्क करता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। किसको? कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है, इसलिए इसको कोशिका का मस्तिष्क कह देते हैं। कोशिका का 10% भाग होता है ये, कितना? तो 10% आपका ये भाग होता है, बाकी 90% में आपको सेल ऑर्गेनल्स ये सब आपको देखने को मिलता है। यह दोहरी परत की झिल्ली से घिरी होती है, जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोहरी परत की झिल्ली है, जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कह देते हैं। केंद्रक झिल्ली में केंद्रक छिद्र होता है, न्यूक्लियर पोर जो आपको बना के दिखाते हैं, जैसे केंद्रक व कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करने का काम करेगा। तो मान लीजिए कि आपका पूरा कोशिका है, और कोशिका में इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपको दोहरी झिल्ली संरचना, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ बीच बीच में होल दिख रहा है आपको। ये इसमें क्या होगा कि इससे कोशिका द्रव में क्या होगा? पदार्थों का आदान प्रदान होगा। जैसे केंद्रक और उसके द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ये हो गया आपका। केंद्रक के अंदर गाढ़ा और अर्ध तरल द्रव्य यहाँ पे आपको ऐड किया हुआ है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। आप अर्ध तरल द्रव्य, यहाँ पे अर्ध तरल लिख लीजिएगा बीच में, अर्ध तरल द्रव्य मिलता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, यहाँ पे भी ऐड किया गया है। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे नुमा संरचना होता है। कैसा? धागे नुमा रचना पाई जाती है। भागे नुमा लिखा होता है, गलत है, धागे नुमा कर लीजिएगा। धागे नुमा रचना पाई जाती है, जैसे क्रोमैटिन यहाँ पे लिखा हो, क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। यह डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। हम आपको बना के दिखाए थे ऊपर आपको, ठीक है, तो उसकी बनी होती है। अगला है आपका कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करेगा? तो इसी से निकल के क्या बनेगा? गुणसूत्र बनेगा। कैसे बनेगा? इसके लिए एक टॉपिक है पूरा, एक गुणसूत्र, जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और बीच में थोड़ा सा बहुत बात करने से बेहतर है नहीं। तो इससे क्या होगा? गुणसूत्र का निर्माण होता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार रचना पाई, जिसे केंद्रिका कहते हैं। आपको बताया था कि छोटा सा स्ट्रक्चर। एक केंद्रक अपने आप में कोशिका द्रव्य के बीच में है, और कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य में भी एक है क्या? तो केंद्रिका होता है, ठीक है, तो उसको कह देते हैं।
डीएनए मुख्यतः इसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो डीएनए मुख्यतः आपको केंद्रिका में मिल जाएगा। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और केंद्रक विभाजन में भाग लेता है। तो केंद्रक विभाजन में भाग लेगा, केंद्रक कोशिका की रक्षा करेगा। केंद्रक विभाजन का मतलब ये है कि नई कोशिका का निर्माण होगा, जिसमें आपको बनता हुआ दिखाई देगा वो। अगला आपका सेंट्रोसोम तारक काय, जिसको कहते हैं तारक काय क्या है, तो इसकी खोज कौन किया है? तो इसकी खोज किए हैं 1888 में बोबेरी नामक एक व्यक्ति ने किया है तारक काय की खोज। तारक काय क्या काम का होता है? ये कोशिका विभाजन में सहायता करेगा आपको। वो केंद्रक विभाजन में सहायता कर रहा था, केंद्रिका, यहाँ पे कोशिका विभाजन की बात की जा रही है, ठीक है। तो जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बना हुआ, ठीक है, इस तरीके का। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम तारक का है। इसकी खोज 1888 में बोबरी ने किया था, ठीक है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ मिलता है? तो जंतु कोशिका में। यह बेलन जैसी रचना में दिखती है। अगला, यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो क्या काम करेगा? तो सेल डिवीजन का कार्य करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। यह मस्तिष्क कोशिका में नहीं मिलता है, ठीक है। ये इस कारण न्यूरॉन में इसका विभाजन नहीं होता है। तो चूंकि मस्तिष्क कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होगा, तो न्यूरॉन कोशिका विभाजन नहीं होता, वो नष्ट हो गया तो हो गया, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको कुछ संभावनाएं नहीं है। इसमें कुछ सूक्ष्म संरचना होती है, इसको सेंट्रियोल कहते हैं। तो इसके छोटे छोटे संरचना को सेंट्रियोल कह देते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला, यह कोशिका में सीलिया और फ्लैजेला के बनने में भाग लेता है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो लोकोमोटिव कहलाते हैं, ठीक है। तो लोकोमोटिव जीव में क्या करता है? ये कोशिका सीलिया और फ्लैजेला के बनने में हेल्प करता है। लोकोमोटिव जीव में, किसमें? लोकोमोटिव जीव जो जीव होते हैं उसमें सीलिया व फ्लैजेला के बनने में हेल्प करने का ये कार्य करता है। और जो लोकोमोटिव जीव है वो कौन सा? प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत आपको पढ़ाए थे, चैप्टर फर्स्ट देखिएगा, तो उसमें एक वर्ग पढ़ाए थे प्रोटिस्टा, उसमें पढ़ाए थे कि उसमें सीलिया फ्लैजेला। तो ये बेसिकली क्या? तो एक इस तरह का जीव, और इस जीव में जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, निचला स्ट्रक्चर इस तरीके का, ये क्या कर रहा है? ये इसको लोकोमोटिव मतलब मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। ऊपर इस तरह से होता है, ये मूव करता है। और ये एक आपका यूग्लिना का है, तो यूग्लिना में कोई फ्लैजेला मिल जाता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है इसको, ठीक है। ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला के प्रचलन अंग कहते हैं, लोकोमोटिव ऑर्गन्स कहते हैं इसको, सीलिया और फ्लैजेला को, ठीक है। प्रचलन अंग कहते हैं, प्रचलन अंग कहते हैं, लोकोमोटिव अंग ये ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। अब अगला है लवक प्लास्टिड। इसकी खोज कौन किया था? तो ई हैकल ने किया था। अच्छा, ये सब सेल ऑर्गेनल से बीच में केंद्रा कहा गया था वो, ठीक है, पर सेल ऑर्गेनल से सब। इसकी खोज कौन किया था? ये ई हैकल ने की थी। इसका नाम क्या था? सिम्पर ने किया था। इसका नामकरण सिम्पर ने किया था, ठीक है। ये सभी पादप कोशिका व कुछ प्रोटोजोआ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये सभी पादप कोशिका व प्रोटोजोआ में आपको देखने को मिल जाएगा। सभी पादप कोशिका और प्रोटोजोआ में आपको देखने को मिल जाएगा। कौन? ये लवक। और ये सभी, ये कुछ प्रोटोजोआ में, यह कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में आपको मिल जाएगा। तो ई हैकल ने इसका खोज किया और नामकरण कौन किया? तो सिम्पर ने किया है। और ये कहाँ मिलता है आपको? तो ये मिल जाएगा पादप कोशिका में, कुछ प्रोटोजोआ में इत्यादि में। और उसमें भी आपको कहाँ मिल जाएगा? तो उसके कोशिका द्रव्य में ये फैला हुआ होता है। किसमें? कोशिका द्रव्य में फैला हुआ होता है। चलिए अगला, यह मुख्यतः गोलाकार या अंडाकार रूप में दिखाई देता है। तो किस रूप में दिखाई देगा? तो यह गोलाकार और अंडाकार रूप में दिखाई देता है। गोलाकार या अंडाकार रूप में आपको दिखाई देगा। कब? जो वर्णक के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो लवक को 3 अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। किसके आधार पर? वर्णक के आधार पर। वर्णक का मतलब होता है रंग, जो किसी में प्रेजेंस होता है उसके आधार पर। तो एक है हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक है क्रोमोप्लास्ट, जिसको वर्णी लवक कहते हैं। और एक को ल्यूकोप्लास्ट, जिसको अवर्णी लवक कहते हैं। तो हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। तो 3 अलग अलग आपको वर्ग देखने को मिल जाता है। तो वर्णक के आधार पर इसे 3 प्रकारों में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। 3 अलग अलग वर्ग। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? तो ये ग्रीन पिगमेंट आपको मिल जाएगा, इसमें क्लोरोफिल मिलता है। क्रोमोप्लास्ट में आपको डिफरेंट कलर मिल जाएगा, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट में आपको अवर्णी लवक, इसमें कोई ये कलर नहीं मिलता है, कोई पिगमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला पढ़ते हैं हरित लवक। तो हरित लवक क्या है? तो इसमें आपको मिल जाता है, इसमें क्या है कि आपको ये पर्णहरित की उपस्थिति होती है, जिसके कारण पौधे का तना व ये पत्ता हरा दिखाई देता है। पर्णहरित क्लोरोफिल, इसी कारण से क्या होता है कि आपको पौधे का जो पत्ता है और तना है वो क्या दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। और यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफिल, ठीक है।
अगला है आपका वर्णी लवक, ठीक है। और वर्णी लवक में क्या है, तो यह रंगीन होता है, इसमें लाल, पीला व नारंगी रंग मिल जाएगा आपको। और यह फलों के छिलके, फूलों के पंखुड़ी, फूलों की पंखुड़ी का मतलब ये है कि आप इस तरीके का फूल का स्ट्रक्चर, जैसे ये आपका स्ट्रक्चर हो गया और इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। तो ये फूल बन गया। अब इस जो फूल का कलर होगा, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर होगा। हम एक ही कलर से बना दिए, मान लीजिए कि कोई रेड कलर का होगा, ठीक है, और कोई आपका ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कलर होगा, तो इसको क्या कहते हैं कि ये आपका अलग अलग रंगों का है। तो फूलों की पंखुड़ी, कोई फल होगा तो उसका कलर ब्लू होगा, किसी का आपका लाल हो जाएगा, तो इस तरीके का कलर। तो इसको कह देते हैं कि वो क्या है, तो वर्णी लवक है, क्रोमोप्लास्ट है बेसिकली, ठीक है। अब कुछ जो फल है उसमें आपको इस तरह से मिलता है, तो उसका नाम देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या नाम है। तो पहला फल का जो रंग है वो, और वर्णक, कौन कौन सा वर्णक मिलता है। जो टमाटर का लाल रंग है वो किसके कारण से होता है, तो वो होता है लाइकोपिन के कारण। हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण। गाजर का रंग जो होता है, जो भी आप समझ सकते हैं, कैरोटीन के कारण। चुकंदर का जो बिटानी रंग होता है वो विटामिन के कारण होता है। पपीता का जो पीला रंग है वो कैरिका जैंथिल के कारण होता है। और सेब का लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग नाइकोपिन, हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल, गाजर का रंग कैरोटीन, चुकंदर का विटामिन, पपीता का पीला रंग कैरिका जैंथिल और सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन। ये कुछ ऐसा आपको नाम देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए जी, अगला है अवर्णी लवक। यह रंगहीन लवक है। यह उन भागों में मिलता है जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचता है, जैसे भूमिगत तना व जड़। क्या है, जैसे भूमिगत तना व जड़, मतलब इसमें कोई भी आपको पिगमेंट नहीं देखने को मिलेगा। पिगमेंट का मतलब जो वर्णक होता है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें कोई पिगमेंट नहीं, वो रंगीन है, ठीक है। जैसे होता है क्या क्या, चूंकि ये नीचे वाला हिस्सा है, जड़ है, ये हम स्थल बनाए हैं, स्थल के नीचे का हिस्सा जड़ है, और इसमें कुछ भी नहीं है। इस यहाँ पर सूर्य प्रकाश पहुँचता भी नहीं तो चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसका काम क्या होता है, भोजन संग्रह करता है। कुछ ऐसे जड़ आप जानते हो, भोजन संग्रह करने का काम करता है। पत्तियों का रंग जो है पीला, उसमें उपस्थित कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण, ये पत्तियों का जो पीला रंग है उसमें कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए पत्तियों में, कुछ पत्तियों में आपको अलग अलग रंग भी दिखाई देगा। आप सिर्फ ग्रीन पिगमेंट की बात नहीं कर सकते हैं कि आप उसमें हरित लवक देख लिए तो पत्तों में, तनों में, लेकिन उसमें होता ही है कि उसमें पिगमेंट भी उपस्थित होता है, ग्रीन पिगमेंट भी होता है। तो जो पत्तियों में आपको नहीं देखने को मिल रहा है कि ग्रीन पिगमेंट, फिर भी वो प्रकाश संश्लेषण तो करता ही है, अपना जीवन यापन तो करता ही है, तो उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, लेकिन बाकी कलरों की तुलना में उसका कम होता है, इसलिए ग्रीन पिगमेंट नहीं दिखता है। बाकी आपको कलर दिखता है, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण करता है। जब पत्तियों का पीला रंग है उसमें कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हो जाता है, ठीक है। अगला है फाइकोसाइनिन व कैरोटेनॉइड। कुछ ऐसे जैसे अलग से ये पॉइंट बना हुआ है, तो ये फाइकोसाइनिन, ये स्टार लाकर 3 अलग अलग पॉइंट बना लीजिएगा, अवर्णी लवक के अलावा है ये, ठीक है। फाइकोसाइनिन व कैरोटेनॉइड पादपों को पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। 2 लवक हैं, ये पिगमेंट है, कौन कौन सा, फाइकोसाइनिन व कैरोटेनॉइड, जो पादप को पराबैंगनी किरणों से, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आ रहा है, सूर्य की पराबैंगनी किरण है उससे रक्षा करता है, उससे बचाता है। लाल सागर का जो लाल रंग है वो क्या है, ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण देखने को मिलता है। तो जो लाल सागर है उसका जो लाल रंग है वो ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण, नीलहरित शैवाल के कारण से आपको देखने को मिलता है। क्योंकि उसका कलर उस तरह से लाल है, इस कारण से इसका भी कलर ये लाल हो जाता है। क्योंकि ये जो है इसका कलर लाल है, और ये जो है ये साइनोबैक्टीरिया वो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है लाल सागर में, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं आप, ये लाल सागर कह देते हैं। लाल सागर कहाँ है जानते हैं आप लोग, लाल सागर आपका यहाँ है, ये अफ्रीका है आपका, ठीक है, ये अफ्रीका, और ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। और ये आपका हो गया मिस्र, और मिस्र के नीचे ये आपका ये हो गया पूरा अरेबियन पेनिनसुला, और इसी पेनिनसुला के बीच वाला जो स्ट्रक्चर है आपको यहाँ पे लाल सागर आपको दिख जाएगा, ठीक है। जो इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं, और ऊपर में आपका यूरोप आ जाता है, ठीक है। तो लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर से हुए, तो इस तरीके से यहाँ से आते हैं। तो ये लाल सागर है, इसमें क्या मिलता है आपको, ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया मिलता है, इसके कारण से उसका लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है। और इसी के कारण उसका नाम पड़ा है क्या, ये लाल सागर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो कोशिकीय अंग व उसके खोजकर्ता, कुछ ऐसे कोशिकीय अंग है जिसकी खोज किसी ने किया है। तो कोशिका के बारे में अलग अलग बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं जान चुके, तो उसका देख लीजिए। तो क्रोमैटिन का खोज कौन किया है, तो क्रोमैटिन का खोज किया फ्लेमिंग नामक व्यक्ति ने, ठीक है, एक साइंटिस्ट है उन्होंने किया है। केंद्रिका का खोज किसने किया, तो फोंटाना ने किया है। अंतःप्रदय जालिका का पोर्टर ने किया है। केंद्रक कला का न्यूक्लियल मेम्ब्रेन जो आप बताए थे, आपको देखिएगा उधर हर्टविग ने। जीव द्रव का डुजार्डिन ने किया है। तो इस तरह का खोज आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब शब्दों से आप परिचित हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी में कर दिए हैं इसको, ठीक है। अगला है आपका कि जंतु व पादप कोशिका में क्या क्या अंतर हो सकता है।
तो अंतर में पहला अंतर है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। देख लीजिए क्या क्या अंतर है इसमें। तो पहला अंतर आपको मिल जाएगा, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, ये सब आप जान चुके हैं। जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है, लेकिन इसमें लवक मिलेगा आपको, ठीक है। किसमें? पादप कोशिका में। आप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देख रहे, मुझे लाल पीला हरा दिख रहा हो, वो कपड़ा पहनने के बाद दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि उसके अंदर में कोई लवक पाया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि जंतु कोशिका में आपको लवक नहीं मिलता है और इसमें मिल जाता है, ठीक है। पता चला कि इंसान भी लाल पीला हरा दिख रहा है, लवक मिलने लगा। तो इसमें यह आकार में क्या होता है, छोटा वो अनियमित होता है, यह आकार में बड़ी व नियमित व निश्चित संरचना होती है। इसमें छोटी राजधानियाँ होती है, राजधानियाँ आपको छिटी मिलेगा किसमें? इसमें जंतु में। इसमें क्या होगा कि बड़ी राजधानी होती है, यह केवल प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है, प्लाज्मा ही लिखिएगा यहाँ पे, प्लाज्मा नहीं लिखिएगा। यह प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक मोटी झिल्ली से भी घिरी होती है, ठीक है। मोटी झिल्ली कह लीजिए, भित्ति कह लीजिए, उससे घिरे होते हैं तो उसका भित्ति कह देते हैं उसको, ठीक है, प्लांट वाले को। तो ये अंतर आपको देखने को मिल गया, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा आप। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो कोशिका वाला मामला खत्म। इसके आगे कोशिका का डिवीजन पढ़ना है, इसके जस्ट बाद पढ़ लेंगे हम लोग उसको, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा भी लग रहा होगा आप एक बारी कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है, ठीक लग रहा है या नहीं। चलिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।